हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था कैमल्स और उसकी ब्रीड के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ कैमल का चैप्टर रहा हुआ था, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो मादा की प्रजनन योग्य आयु, मादा की प्रजनन योग्य आयु, प्रजनन योग्य आयु ये होती है साहब 3 से 4 वर्ष, ठीक है ना, 3 से 4 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में करते हैं नर की प्रजनन योग्य आयु, नर की प्रजनन योग्य आयु कितनी, 5 वर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं, वो तो मैंने बता दिया था, जो ब्रीडिंग में काम लेते हैं उन्हें माई नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में याद रखना, जो मादा है, मादा 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चे पैदा करती है, ठीक है ना, बच्चे पैदा करती है या बच्चा देती है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, बच्चे देती है, ठीक है ना। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है उसका गेस्टेशन पीरियड का, ठीक है ना। गर्भकाल अवधि कितनी बताई थी, 390 से लेके 410 तक, ठीक है ना। तो ये उसका क्या गर्भकाल अवधि रहता है, इसीलिए क्या ये 2 साल का उसके अंदर गैप रहता है, ठीक है ना। और ऊंटनी एकमात्र ऐसा एनिमल है जो कि अपने नवजात को कभी भी चाटता नहीं है, ठीक है ना। तो ऊंटनी है वो कभी भी अपने नवजात को चाटेगी नहीं, ठीक है। जैसे गाय के अंदर वो काफ हो चाहे हीफर हो, ठीक है ना, उसको चाटती रहती है, लेकिन ऊंटनी है वो कभी भी नहीं चाटती, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूध से रिलेटेड, ठीक है ना। दूध की बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं वसा की, उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन की, उसके बाद अपनी बात करेंगे SNF, सॉलिड नोट फैट, ठीक है ना। तीनों की इसमें ज्ञात करेंगे, अपने परसेंटेज में करेंगे। सबसे पहले बात करें वसा, तो वसा कितनी पाई जाती है ऊंटनी के दूध में, वो पाई जाती है 5.38%, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पाई जाती है 2.98%, यानी लगभग 3% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। SNF की बात करें तो SNF पाया जाता है 7% पाया जाता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि प्रकृति कैसी होती है, तो दूध की प्रकृति, दूध की प्रकृति इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। जैसे कैसे कि मैंने बताया था गोट मिल्क, गोट मिल्क का पीएच कितना बताया था, 7.4 बताया था मैंने, 7.4 मतलब क्या हुआ, हल्का क्षारीय, ठीक है। 7.4 किसका बताया था, थनैला रोग ग्रसित, थनैला रोग ग्रसित जो दूध प्राप्त होता है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद में 7.4 किसका बताया था, मनुष्य के रक्त का पीएच होता है, ठीक है ना। लेकिन कृत्रिम दूध का 10.5 बताया था। उसके बाद में जो सामान्य दूध रहता है, सामान्य जो गाय भैंस का दूध रहता है, उसका पीएच मैंने बताया था 6.4 से 6.7 बताया था, यानी ये क्या है, हल्का अम्लीय है, अम्लीय, ठीक है ना, हल्का अम्लीय। तो मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसकी प्रकृति कैसे रहेगी, दूध की, ऊंटनी के दूध की प्रकृति रहती है लवणीय, लवणीय, यानी लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, किसकी, लवण की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ऊंटनी के दूध का कभी भी दही नहीं बनता, ये भी याद रखना, दही नहीं बनता, ठीक है। दूध से रिलेटेड और अगर मैं बात करूं तो एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां पे बताई थी मैंने, शुरू में डिस्कस कर चुके थे अपने, एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी मैंने बताई थी आपको बीकानेर। तो ऊंटनी के दूध की डेयरी, ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर के अंदर स्थित है, कहां पे, बीकानेर, ठीक है। अब दूध की बात करते हैं कि दूध के अंदर, यानी दूध है वो किसके लिए उपयोगी है, सबसे बढ़िया किसके लिए रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा ही मधुमेह है, मधुमेह है, जिन्हें शुगर कहते हो आप, ठीक है ना। जो मधुमेह रोगी है ना, उनके लिए ऊंटनी का दूध सबसे बढ़िया होता है जी, ठीक है। क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट है हार्मोन, हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के कारण क्या है, यह मुख्यतः डॉक्टर सलाह किसको देते हैं कि जो मधुमेह के रोगी है उनको पीने की सलाह दी जाती है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अपने
जो ऊँटनी का दूध है वो 21 दिन तक खराब नहीं होता, ठीक है ना। 21 दिन बाद मनुष्य के उपयोग में लेना चाहिए, मनुष्य हेतु उपयोगी, यानी कि 3 सप्ताह है, ठीक है ना। 3 सप्ताह तक क्या है कि अपने को काम में नहीं लेना चाहिए। ऊँटनी की जैसे ब्यात हुआ उसके 3 सप्ताह तक अपने दूध काम में नहीं लेंगे। 3 सप्ताह यानी 21 दिन बाद में क्या अपने वो दूध काम में ले सकते हैं मनुष्य के उपयोग में, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ऊँटनी का जो दूध है वो सामान्यतः 8 घंटे तक खराब नहीं होता, ठीक है ना। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको छोड़ दो, यह खराब नहीं होता। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर रेगुलर इसका सेवन करें ऊँटनी के दूध का, तो जो लीवर है वो भी आपका डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इतना ताकतवर होता है, उसके अलावा उसमें लवण की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए आपका लीवर है वो भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं कि ऊंट है वो प्रतिदिन कितना खेत जोत सकता है, ठीक है ना। तो ऊंट है वो प्रतिदिन 750 से लेके 1050 वर्ग मीटर खेत जोत सकता है, खेत की जुताई कर सकता है, जुताई, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। एक चीज याद रखना, कल मैंने ऊंट विकास योजना बताई थी आपको, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। शायद भी मुझे याद हो तो 2006 लिखवा दिया क्या है वहां पे। अगर ऐसा है तो वो गलत है, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई है। आप 2 अक्टूबर 2016 होगा उसका, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2016 होगा, ठीक है ना। मुझे जैसे थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने शायद 2006 लिखवा दिया होगा, ठीक है ना। मैं भी चेक कर लूंगा, लेकिन एक्यूरेट क्या होगा 2 अक्टूबर 2016 था। और 10,000 रुपये राशि भी बताई थी मैंने, ठीक है ना। 10,000 रुपये इसके अंदर राशि दी जाती है। इसके अलावा ये 3 किस्तों में दी जाती है, 3 किस्तों में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा आप चेक कर लेना, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो ऊंट से रिलेटेड तो अपना इतना ही था, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लास्ट अपने ब्रीड्स रह गई हैं पोल्ट्री, ठीक है ना। और अपनी सभी ब्रीड्स कंप्लीट हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। एक क्वेश्चन और सुन लो थोड़ा सा, जैसे भेड़ का नाम आया, भेड़ के अंदर आप एक चीज ऐड करना, उसमें लिखना भेड़ कौन सा होता है, पोलिएस्ट्रस, पोलिएस्ट्रस। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि पोलिएस्ट्रस कौन सा एनिमल है, ठीक है ना। तो पोलिएस्ट्रस होता है जी शिप या भेड़। शिप, इसका मतलब क्या हुआ पोलिएस्ट्रस का। पोली का मतलब बहुत बार, एस्ट्रस मतलब एस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना, जो उसमें मध चक्कर वगैरह चलते रहते हैं ना, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रो एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस, ठीक है ना। एस्ट्रस ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा डाई एस्ट्रस होता है, वो करवाऊंगा आगे मध चक्कर मधकाल के अंदर, पूरा डिटेल से बताऊंगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है, ठीक है ना। तो आप बेसिक समझ लेना कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से पोलिएस्ट्रस जानवर कौन सा है। पोलिएस्ट्रस यानी कि जो मध में आने के लक्षण बार बार प्रकट करती है, ठीक है ना। तो बार बार मध के जो लक्षण प्रकट करती है वो कौन करती है, शिप करती है, भेड़ करती है बार बार, ठीक है ना। इसीलिए एक स्पेशल टर्म उसको दे दिया पोलिएस्ट्रस। तो ये आप अपने शिप के अंदर नोट कर लेना, ठीक है ना। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। टोटली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवा देंगे बोर्ड पे, ठीक है ना। अभी एक बार कोर्स करो आप, उसके बाद में करेंगे अपने सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिक वाइज जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अपने को कोर्स से रिलेटेड या जो मतलब अपने क्वेश्चन रह गए हो, ठीक है ना, सभी टोटली करेंगे। चलो अब करते हैं लास्ट जो अपनी ब्रीड रहेगी है, ठीक है। इन्हें काउंट करते हैं सर पोल्ट्री में। पोल्ट्री सबसे पहले याद रखना, पोल्ट्री में कभी भी hen अकेली को काउंट नहीं किया जाता। जो डक वगैरह बतख वगैरह है उनको भी पोल्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में कुल की बात करेंगे, उसके बाद में गुणसूत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो 3 चीजें लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम क्या है, गेलस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुल, फेसियोनिडी, फेसियोनिडी, ठीक है।
गाय भैंस भेड़ बकरी बोविडी कुल से थे, ऊंट कैमेलिडी कुल से था, और जो मुर्गियां वो किससे कुल से है, फेसियोनिडी। टून की बात करूं तो होती है 78 यानी 78 जो अपने मांस के लिए मुर्गियां पालते हैं या फिर अपने जो मुर्गियां पालते हैं अंडों के लिए उसमें, ठीक है। और जंगली होती है उनमें 77 पाई जाती है, और 78 किस में रहती है, आपकी डॉग में रहती है, ठीक है ना। 78 किस में रहती है, डॉग के अंदर रहती है। चलो अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी कहां पे है? राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है अजमेर में, अजमेर। इसीलिए अजमेर को क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहते हैं, सभी को पता है, ठीक है जी। चलो लेकिन जो देसी मुर्गियां हैं राजस्थान में, देसी मुर्गियां सर्वाधिक है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, ठीक है ना। देसी मुर्गियां सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, ठीक है। अब बात करते हैं दो इंस्टीट्यूट की जो कि अपने पक्षियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने बात करेंगे IVRI की, IVRI जिसे कहते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। कहां पे है, इज्जतनगर, इज्जतनगर, इज्जतनगर कहां पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बात करें केंद्रीय पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पे है, ये भी इज्जतनगर के अंदर, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान अपने। इसके अलावा बात करते हैं मुर्गियों से रिलेटेड संस्थान कहां पे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान, मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद में बात करें मुर्गी परियोजना निर्देशालय, मुर्गी परियोजना निर्देशालय। तो मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान की बात करूं तो मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान है बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर में, ठीक है। और मुर्गी परियोजना निर्देशालय ये है हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश में आता था लेकिन अभी इसमें काम किया जाता है तेलंगाना में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट अपने संस्थान थे, आप इनको याद करना। उसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट। चलो दो क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि मुर्गी का सबसे बड़ा अंग, मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा, बाद में बात करेंगे। मुर्गी के शरीर की सबसे बड़ी मांस ग्रंथि, सबसे बड़ी मांस ग्रंथि, देखो इन दो किस्म में आप कई बार कंफ्यूज होते हो तो याद करना, जहां पे मैंने अंग शब्द लिखा है गै, गै से क्या बन जाएगा, गिजार्ड, गै से क्या, गिजार्ड, ठीक है। उसके बाद में मांस ग्रंथि, मांस ग्रंथि सभी को पता है यकृत होती है जी, यकृत, ठीक है ना।
तो कभी भी दोनों में आपको डाउट हो तो आप ऐसे करना, अंग अंग पूछा है मतलब लास्ट गैस शब्द है, गैस से कौन सा गिजार्ड बना देना, ठीक है ना। और बात करें मांस ग्रंथि की तो यकृत कहलाता है, ठीक है। वैसे सभी को पता है मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। कुड़क मुर्गी, कुड़क मुर्गी किसे कहते हो, जो अंडे सेने का कार्य करती है, ठीक है ना, उसके मांस को टेंडर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे सामान्य भाषा में मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहते हैं, सफेद मांस कहते हैं, मांस कहते हैं, ठीक है ना। ये एक स्पेशल टर्म दे दिया कि मुर्गी के मांस को किस नाम से जाना जाता है, सफेद मांस नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका कलर व्हाइट होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। कुछ का ब्लैक रहता है, कुछ का रेड रहता है, लेकिन प्योर रेड नहीं होता, हल्का लाल रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सफेद मांस इसको क्या दे दी, टर्म दे दी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी, सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी। सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन है, कौन सी, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना, व्हाइट लेग हॉर्न। उसके बाद में यूएसए की प्रसिद्ध नस्ल, यूएसए की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, प्लाईमाउथ रॉक, कौन सी हुई, प्लाईमाउथ रॉक। ये क्या है, यूएसए की प्रसिद्ध नस्ल है जी, ठीक है ना। कुछ बेसिक करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप देखो एक बार, ठीक है ना। एक बार इसको देख लीजिए, फिर बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की। देख लिया होगा इतना तो, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अपने इंपॉर्टेंट उनकी बात, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपनी कुछ बेसिक क्वेश्चंस और है, जैसे कि सबसे बढ़िया द्विप्रयोजनी नस्ल, सबसे बढ़िया द्विप्रयोजनी नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल, ठीक है। तो सबसे जो बढ़िया द्विप्रयोजनीय नस्ल है वो कौन सी है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपने लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध नस्ल, हेतु प्रसिद्ध नस्ल। इन दोनों के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा कि सबसे बढ़िया द्विप्रयोजनीय नस्ल, ठीक है ना, जिसका मांस भी बढ़िया और अंडा उत्पादन भी उसका अच्छा हो, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना RIR, ठीक है ना, जिसे कहते हैं रोड आइलैंड रेड, ठीक है, सबसे बढ़िया है जी, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मुख्यतः ये ब्रीडिंग के काम में लेते हैं, ठीक है ना, ब्रीडिंग क्रॉस मैटिंग करवाने के लिए, ठीक है। चलो लड़ाई व मांस के लिए सबसे बढ़िया नस्ल सभी को पता है जी, असील, ठीक है ना। और इसकी एक बात भी याद रखना, असील लड़ाई व मांस के लिए तो बढ़िया ही है, इसके अलावा इसका अच्छा मांस भी होता है, ठीक है ना। तो प्लस मांस के लिए भी उपयुक्त, मांस के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है ना। कहीं ये मत सोच लेना ओनली फॉर ये फाइटिंग ब्रीड है, नहीं जी, इसका मांस भी अच्छा होता है, खाया जाता है, ठीक है ना। मनोरंजन में तो काम में लेते ही हैं, जैसे मेले वगैरह लगते हैं, उसमें देखते हो कि जो फाइटिंग ब्रीड दो नस्लें लड़ाई जाती है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी होती है, असील नस्ल होती है वो, ठीक है। तो मांस भी इसका अच्छा होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अपने प्रकाश की, ठीक है ना। तो सामान्यतः मुर्गियों को 14 से 16 घंटे प्रकाश चाहिए, ठीक है ना, 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सामान्यतः जो प्रकाश की आवश्यकता वो कितनी, 14 से 16 घंटे, ठीक है। लेकिन यही अगर ब्रोइलर सबसे पहले ब्रोइलर कहते किसे हैं, ब्रोइलर वो होती है जो मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं, मांस हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां, मांस हेतु पाली जाने वाली मुर्गी, वो क्या कहलाएगी, ब्रोइलर। एक आएगा शब्द लेयर्स,
लेयर्स होती है अंडा उत्पादन हेतु, अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां होती है, वो क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो लेइंग सुना होगा और एक सुना होगा हैचिंग, तो वो ही बता देता हूं। लेइंग, लेइंग क्या होता है, अंडे देने की प्रक्रिया, यानी मुर्गी जब अंडा देगी तो उसको क्या कहेंगे, लेइंग, अंडे देने की प्रक्रिया। एक शब्द सुनोगे आप, हैचिंग, ठीक है ना, कौन सा, हैचिंग। हैचिंग क्या होता है, अंडे से चूजा निकलना, अंडे से चूजा निकलना, चूजा निकलना। ठीक है। कितने दिन पे, 21 डेज, 21 दिन। ठीक है ना। कितने दिन पे निकलेगा, 21 दिन पे जो चूजा निकलता है वो तो क्या कहलाती है, हैचिंग। ठीक है ना। लेइंग क्या होता है, अंडे देने की प्रक्रिया। ठीक है। किस प्रकार एक दिन में एक अंडा तो मुर्गी देती है, ठीक है, कैसे उसका निर्माण होता है, तो ये डिस्कस अपने इसके बाद में करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा बेसिक देख लो। तो मैंने क्या कहा है कि 14 से 16 घंटे तो नॉर्मली उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्रॉयलर के लिए जिन मुर्गियों को पालेंगे उसको पहले 3 दिन, पहले 3 दिन क्या है कि 24 आवर्स ही प्रकाश देना है। ठीक है ना। उसको फुल मतलब टाइम प्रकाश से दिया जाता है, लेकिन जो लेइंग वाली होती है, लेयर्स होती है, उनको क्या है, लगभग 14-16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलो ये कुछ बेसिक चीजें आप देख लो इनको, उसके बाद में करते हैं अपने आगे। चलो देख लेना आप फिर। ठीक है ना। अब कुछ बात करते हैं अपने बेसिक चीजों की। ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो। ठीक है ना। तो ये क्या है, कैंडलर है, कैंडलर। ठीक है। अब जो कैंडलर है किस काम आता है, कैंडलर काम आता है जी अंडे की जांच करने के, अंडे की जांच करने हेतु, जांच करना। ठीक है ना। ये तो एक डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं कैंडल, को जरूरी नहीं है यही संरचना आपको मिले। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी संरचनाएं होती है। कुछ अगर व्यवसायिक स्तर पे आप लेते हो तो आपको अलमारी टाइप कैंडलर भी मिलते हैं, जिसमें 100 हजारों की संख्या में एक्स रखे जाते हैं और लाइट को ऑन किया जाता है, जिससे क्या उसके अपने आंतरिक संरचना देख सकते हैं। जैसे देखो ये जो कैंडलर दिखाई दे रहा है, अभी लाइट क्या है, ऑफ की हुई है, जैसे ही ऑन की तो अपन देख सकते हैं कि इसकी कुछ अपने को आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है, अंडे की दिखाई दे रही है ना। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने भ्रूण का निर्माण चेक कर सकते हैं, या फिर ये जांच क्यों की जाती है कि कोई अंडे का भाग टूटा भाग हो, टूटा हुआ भाग, क्रैक, या कोई उसके ऊपर मांस का टुकड़ा लगा हो। ठीक है ना। या फिर कोई और अन्य कारण भी कह सकते हैं। मान लो कि भ्रूण का सही निर्माण नहीं हो रहा, तो अपने इस कैंडलर को क्या करेंगे, इस कैंडलर के माध्यम से इसकी जांच की अंडे की, अगर अंडा सही नहीं है इसको क्या फेंक देते हैं बाहर। ठीक है ना। इसीलिए कैंडलर अपने काम में लेती है। आपको बात दो याद रखनी है कि प्रथम जांच कब करनी है, एक तो प्रथम जांच और दूसरी सेकंड। जो पहली जांच है वो कब करते हैं, वो करते हैं साहब 5 से 7 दिन पे। उस दूसरी जांच है वो की जाती है 15 से 16 दिन पे। ठीक है ना। बस ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अंडे की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, कैंडलर। ठीक है। अंडे की जांच करने की प्रक्रिया कैंडलिंग होगी। ठीक है ना। कब करते हैं, 2 बार करते हैं, 5 से 7 दिन पे करते हैं और दूसरी बार 15 से 16 दिन पे करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। चलो अब जो दूसरा डायग्राम देख रहे हो वो है इलेक्ट्रॉनिक डेबिकर, इलेक्ट्रॉनिक डेबिकर। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेबिकर है ये काम में लिया जाता है मुर्गियों की चोंच काटने के। ठीक है ना। चोंच क्यों काटी जाती है, क्योंकि मुर्गियां होती है वो आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है। ठीक है ना।
तो इसीलिए चोंच को काटा जाता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। देखो जो आप ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डी बीकर, ये जो वायर है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको बिजली के अंदर जोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे ये देखो पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हीटर है, यहाँ पे ये ब्लेड है, ब्लेड, ठीक है ना। तो ये क्या है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद में क्या है कि मुर्गियों की चोंच इसके बीच में रखी जाती है इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे रस्सी होती है, उसको दबाया जाता है, तो दबाने के बाद में क्या है उस चोंच के ऊपर पड़ती है जो अपने कह सकते हैं ब्लेड होती है, ठीक है ना। और गर्म भी होती है, तो क्या है चोंच कट जाती है। देखो ये देखो यहाँ पे ऊपर की चोंच भी कटी हुई है, नीचे की चोंच भी कटी हुई है। डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हो, ठीक है ना। देखो ये नीचे की चोंच बड़ी दिखाई दे रही है, ऊपर की क्या है छोटी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपरी चोंच कितनी काटनी है, ऊपरी चोंच। दूसरा नीचे की चोंच, ठीक है ना। ऊपर की चोंच 1/4 भाग और नीचे की चोंच 1/8 भाग, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर की चोंच कितनी 1/4, नीचे की चोंच कितनी काटनी है 1/8 भाग काटनी है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी, ठीक है ना। तो देख लो ये जो चोंच है 1/8 भाग और ऊपरी चोंच कितनी है 1/4 भाग, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जो चोंच मारकर घायल करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो टर्म आप याद रखना, चोंच मारकर घायल करना, चोंच मारकर घायल करना, घायल करना, वो प्रक्रिया कहलाती है साहब केनाबोलिज्म या केनेबोलिज्म, केनाबोलिज्म, ठीक है ना। केनेबोलिज्म या केनाबोलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडों से चूजों में फैलने वाला रोग कौन सा होता है, ठीक है ना। तो वो भी आप याद रखना, अंडों से चूजों में फैलने वाले रोग की बात करते हैं अपने, ठीक है ना। कौन सा रोग होता है जो अंडों से चूजों में फैलता है। अंडों से चूजों में फैलने वाला रोग, फैलने वाला रोग, ठीक है। कौन सा रोग है बताओ, सभी को पता है ल्यूकोसिस, ल्यूकोसिस। और ये रोग तो सभी को पता है, पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग कौन सा बताया था, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग की एक बात याद रख लेना साहब, एंथ्रेक्स रोग कभी भी मुर्गियों में नहीं होता, नोट कर लेना, ठीक है ना। एंथ्रेक्स रोग यहीं पे बता देता हूं, एंथ्रेक्स रोग मुर्गियों में नहीं होता, नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। एंथ्रेक्स मुख्यतः तो भेड़ के अंदर होता है, उसके बाद में गोट के अंदर भी होता है, गाय के अंदर पाया जाता है, भैंस के अंदर पाया जाता है, लेकिन मुर्गियों के अंदर नहीं होता। मुर्गियों के अंदर होता है गंबूरो डिजीज, ठीक है ना, वो करवाएंगे अपने आगे, ठीक है ना। तो एंथ्रेक्स कभी भी नहीं होता। और अंडों से चूजों में फैलने वाला रोग कौन सा, ल्यूकोसिस, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। और एक चीज आप देखते हो कि मुर्गीशाला में कुछ छोटे पत्थर जैसी संरचना पाई जाती है, इस प्रकार छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं, अपने कर सकते हैं। तो मुर्गीशाला में पत्थर जैसे टुकड़े डाले जाते हैं जो संगमरमर के होते हैं। किसके, संगमरमर के होते हैं, जो मुर्गी की पाचन क्षमता बनाए रखते हैं,
ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे टुकड़े आप उसके पैरों में देखते हो तो वो संगमरमर के होते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या है वो थोड़ा थोड़ा उनका क्या खाती रहती है, और क्या होता है कि उसकी पाचन शक्ति मुर्गियों की वो बनी रहती है, इसीलिए वो क्या संगमरमर के टुकड़े डाले जाते हैं, ठीक है ना। ये सब क्लियर हो गया।